सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर आने वाला है, लगभग एक महीने का टाइम बचा हुआ है। जो रेगुलर क्लासेस थी सीटेट के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, उनके ऊपर मैंने पहले से ही क्लासेस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक महीने के टाइम में प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे। जो सीटेट के अलग अलग पेपर होते हैं आपके, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस वगैरह वगैरह, जो पेपर हैं पेपर 1 के लिए हो। सीटेट के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपका जो कंपटीशन की तैयारी होती है वो अच्छी हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स में हम इनमें क्वेश्चंस कवर करेंगे सीटेट के, जो बार बार आ रहे हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा सीडीपी का, बाल विकास एवं पेडागोजी। तो एक प्रैक्टिस सेट में हम देखो 30 क्वेश्चंस देखेंगे। उससे फायदा ये होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और जल्दी जो क्लास होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, कम टाइम में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके मैराथन क्लासेज होती है 100 क्वेश्चंस वगैरह की, वे पहले से मैंने डाली हुई हैं। आप ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट कर देना। जो मैराथन टाइप में क्लासेज होती है 100 to 100 क्वेश्चंस की, वे भी मैं आपकी कंडक्ट करा लूँगा। तब आज की हमारी ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है सीटेट का। सब्जेक्ट है आज का हमारा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे हम। जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन रखेंगे, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, तो टफ करते हुए चलेंगे। इजी टू टफ जो हमारा पैटर्न होता है, मैगजिम होता है, टीचिंग मैगजिम, उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बाल विकास के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चंस की हमारी ये सीरीज रहेगा। 30 क्वेश्चंस हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट में करते रहेंगे। आज का हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम मतलब सीखना। मैंने आपको बताया था जब रेगुलर क्लासेस वगैरह ली थी मैंने, तो सीखने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारे वहीं से बनेंगे क्लासेस से ही। तो सीखने में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। अब उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, अब इन्हें देख लेते हैं। तो सीखने के लिए कौन सी धारणा अच्छी है, सही है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, योग्यता सुधारी है, योग्यता अटल है, असफलता अनियंत्रित है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो अगर हम सीखने की बात करें, अधिगम की, सीखना, प्रयासों से फर्क पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। जितने हम प्रयास करेंगे उतना ही सीखेंगे, सीधी सी बात है। योग्यता सुधारी है, ये ठीक हो सकता है। क्यों? जो हमारे में योग्यता है, हमारी एबिलिटी है, उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको हम और रिफाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह करके। योग्यता अटल है, गलत बात है। जो हमारे में एबिलिटी है वो निश्चित है, हम उसे घटाया बढ़ा नहीं सकते, ये बात तो गलत है। जो हमारे अंदर एबिलिटी है, अगर प्रैक्टिस करेंगे हम तो बढ़ जाएगी, नहीं करेंगे वो घट जाएगी हमारी एबिलिटी पे। असफलता अनियंत्रित है, ये भी बात गलत है, क्योंकि असफलता नियंत्रित होती है। हम किसी कोई बच्चा असफल हो रहे हैं उसको नियंत्रण में कर सकते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है इसका सही आंसर। जो सीटेट का पेपर है उसमें आपके ABCD नहीं आते, ऑप्शन ABCD ऐसे नहीं आते, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 आते हैं। तो यहाँ पर उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, सीटेट की तैयारी आपकी करा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 मैंने यहाँ पर इस वजह से लिया है, ABCD इस वजह से नहीं लिए क्योंकि सीटेट में आपके ABCD नहीं आते पेपर में, तो वो आपको कंफ्यूजन बन जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करेगी। मतलब जो विद्यार्थियों में कल्पना करने की शक्ति है, संकल्पनात्मक कल्पना करने की जो शक्ति है विद्यार्थियों की, वो कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में हमें सही कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है अन्वेषण एवं संवाद, ये हो सकता है सही। बच्चे को अन्वेषण का मतलब होता है अन्वेषण विधि। जब मैंने आपको शिक्षण विधियां पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां जो सीटेट के पेपर में आती हैं, उसकी जो क्लासेज ली थी मैंने, देखो सभी क्लासेज की आपको प्लेलिस्ट जो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप क्लासेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्योंकि जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट जो मैंने क्लासेज ली है वहीं से बनेंगे आपके। अन्वेषण विधि मैंने वहां पर पढ़ाई थी आपको। तो विद्यार्थियों की जो कल्पना करने की शक्ति है वो किस चीज से बढ़ेगी वो हमें बताना है। अन्वेषण का मतलब होता है बच्चों को कुछ खोजबीन करने का अवसर देना, कुछ ढूंढने का अवसर देना। संवाद बातचीत करना, तो ये बात सही हो सकता है। अगर हम बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें कुछ ढूंढने के अवसर देंगे, बच्चों की कल्पना करने की शक्ति बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतियोगिताएं या प्रतिस्पर्धाएं, तो हम कंपटीशन वगैरह नहीं बढ़ाते बच्चों में आपस में, हम बच्चों को में सामूहिकता की भावना, सामाजिकता की भावना को बढ़ाते हैं। एकाकीपन जिसे हम बोल देते हैं, एकत्व की भावना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक
के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर नहीं पढ़ाते, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बारंबार परीक्षाएं, ज़्यादा परीक्षाएं भी हम नहीं कराते। तो ये सारी चीज़ गलत हो जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है इसका। देखो सीटेट में आपको ऐसे ही करना होता है। पहले तो ऑनलाइन होता था पेपर, अब ऑनलाइन बंद हो गया है, ऑफलाइन ही है। तो उसमें आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हें ऐसे ही काटते हुए चलना। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग कि ये बात सही है, ये बात गलत है, ये बात सही है, ये बात गलत है। तो जो आपका एक आता है उसको हम सही कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे दो ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं, फिर उन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा है वो हम सही करते हैं। इस तरह से आपको सीटेट का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है। अब बच्चे सीख रहे हैं, अधिगम हो रहा है, कब कठिनाई होगी बच्चों की सीखने में? विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बहुरूपों में मतलब एक ही चीज को अलग अलग रूपों में हम बता रहे हैं, ये बात तो सही है, ये तो हम करते हैं, मतलब ये बात तो अच्छी है। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, ये बात गलत है, ये बात हमें नहीं करनी है। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तब क्या होगा? तो कोई भी सही गलत टिक आपको अच्छे से लगाने होंगे कि अगर बच्चे सीख रहे हैं तो सीखने में उन्हें कठिनाई कब होगी? विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तब तो उन्हें कठिनाई नहीं होगी, तब तो मैं आसानी से समझ जाएंगे एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। अगर हम किसी एक जानकारी को टुकड़ों में दे रहे हैं, थोड़ी अब थोड़ी फिर, बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी, तो ये सही हो सकता है। मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूँ, ये बात भी सही है। अगर बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो उन्हें सीखने में कठिनाई नहीं होगी, तब तो वे अच्छे से सीख पाएंगे। सामाजिक अधिगम में संदर्भ हो, मतलब जो हमारा अधिगम है वो समाज के संदर्भ में हो, ये बात भी सही है। अगर हमारा अधिगम समाज के संदर्भ में होगा तो हम अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन कठिनाई नहीं होगी। तो ये बात भी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। अगर हम सूचना को तोड़कर देंगे तो बच्चे उसे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे अच्छे से सीखेंगे, कोई उत्तेजना नहीं है और कोई भय नहीं है। गलत बात है ये। देखो उत्तेजना तो होनी चाहिए बच्चों में, अगर उत्तेजना नहीं होगी, बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं होंगे तो वे सीखेंगे नहीं। कम उत्तेजना उच्च भय, तो उत्तेजना ज्यादा होनी चाहिए, ये भी गलत है। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये बात गलत है। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये सही है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे कब सीखेंगे? जब वे उत्तेजित होंगे, ठीक ठाक लेवल पर उत्तेजित होंगे और बिल्कुल भी उन्हें डर नहीं होगा किसी चीज का, तब वे ज्यादा बेहतर सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो संरचनात्मक विचार जो हमने संरचनावाद पढ़ा था, रचनावाद वगैरह पढ़ा था हमने, जो मनोविज्ञान के स्कूल्स पढ़े थे रेगुलर क्लासेस में, ये वहां से आया है कि जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है वो किस चीज का सुझाव देता है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, ये गलत है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती सीखने में, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे न तो पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते सीखने में, वे टीचर से भी सीखते हैं, खुद के अनुभव से भी सीखते हैं, और बच्चों की सीखने में खुद की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात भी गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये बात भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम में, ये बात सही है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जो रचनावाद होता है, संरचनावाद, संरचनात्मकवाद, ये क्या कहता है कि बच्चे खुद एक्टिव रहकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं सीखने में, ये बात सही है। इसका फोर्थ ऑप्शन, इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार्य के दौरान साइनस स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार कर सकती है, या उस कार्य को अच्छे से किस प्रकार कर सकती है। एक लड़की है साइना, अब वो कुछ काम कर रही है, काम करते करते वो खुद से बात कर रही है, अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसको तो मैं ऐसे कर लूंगी। कोई लड़की काम करते हुए खुद से बात कर रही है, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये क्या है? देखो जो पियाजे है उसने तो इसे बेकार कहा था कि ये तो फालतू की चीजें हैं, तो बच्चे करते रहते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि ये अच्छी है, एक अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चे खुद से बात करते हैं। उसका मतलब है वे खुद को नियंत्रित कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, उचित दिशा में लेकर जा रहे हैं वे खुद को, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। अब इसके बारे में बताना है कि वाइगोत्स्की के बारे में ये जो खुद से बात कर रहा है ये किस चीज को इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक विकार, ये गलत है। मनोवैज्ञानिक विकार का मतलब हो जाता है बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक विकार का मतलब होता है बीमारी, समस्या कोई। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है बुद्धि, मतलब बच्चों की बुद्धि परिपक्व नहीं हो पाई है, इस वजह से बच्चे खुद से बात कर रहे हैं, वो भी बात गलत है।
क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब भी बात करते हैं हम तो खुद से। स्वनियमन, ये सही हो सकता है, बच्चे खुद को नियमित कर रहे हैं, स्वनियमन कर रहे हैं, खुद को नियमित कर रहे हैं, खुद की क्रियाओं को नियमित कर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसे करूंगे तो मेरे गलत हो जाएगा, हाँ मुझे इस चीज को ऐसे करना है। अपनी क्रियाओं को बच्चे नियमित कर रहे हैं, ये हो सकता है। आत्मकेंद्रिता, ये भी गलत है, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके आंसर देते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य, देखो हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो उनका हमारा एम क्या होना चाहिए, ये मैंने बताया था। मूल्यांकन के बारे में पूरी एक यूनिट पढ़ाई हुई है मैंने, उसमें आपको अच्छे से बताया था मैंने मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्यों करते हैं हम, उसका एम क्या होना चाहिए। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक, हम बच्चों को नंबर नहीं देते, मूल्यांकन में हम बच्चों को नंबर नहीं देते। नंबर तो बस हम उन्हें फेल पास करने के लिए दे देते हैं, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं प्रॉपर, उनका नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो नंबर नहीं देते हम बच्चों को, और नहीं उन्हें टॉफी वगैरह देते हैं। विद्यार्थियों को नामांकित करना मतलब पहचान करना कि खराब विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है, तो हम उन्हें टैग भी नहीं लगाते उन पर कि अच्छा विद्यार्थी है, खराब विद्यार्थी। इससे क्या होगा, भेदभाव बढ़ जाएगा उनमें, अच्छे विद्यार्थियों का एक ग्रुप बन जाएगा, खराब विद्यार्थियों का एक ग्रुप बन जाएगा। हम भेदभाव नहीं बढ़ाते, हम उनमें सामाजिकता की भावना बढ़ाते हैं बच्चों में। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी गलत है। हम ग्रुप में भी नहीं बांटते हैं कि 60% वाले बच्चों का ग्रुप ही है, 30% वाले बच्चों का ग्रुप ही है, 30% से नीचे वाले बच्चों का ग्रुप वो है, इससे भी भेदभाव बढ़ेगा। हम भेदभाव नहीं बढ़ाते बच्चों में। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये सही हो जाएगा इसका। जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें क्या है, विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पहचान रहे हैं। हर बच्चे की अपनी जरूरत होती है, चाहे वह कितना इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ तो उसकी जरूरत तब भी होगी, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट वो मांग रहा होगा। तो हर बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उनकी जरूरतों वगैरह को पहचानेंगे। तो ये सही है इसके, ये तीनों गलत हो जाते हैं ऑप्शन। मूल्यांकन में हम ये तीनों चीजें नहीं करते, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हमें एक स्टेटमेंट बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में कौन सी चीज सही है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर यह बात सही है। बच्चों का जो विकास है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो किस चीज पर निर्भर करता है, उनके वातावरण पर और उनके जीन्स जो उन्हें मिले हैं। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। केवल वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता, ये नेगेटिव होता है पेपर में। तो केवल वाला नेगेटिव होता है, ना तो आनुवांशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर। तो ये ना नहीं, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। तो सही आंसर हमारा 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, सामाजिकता से आया है। मैंने आपको एक यूनिट पढ़ाई थी सामाजिकता, तो वो जो सामाजिकता वाली यूनिट है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो खेल क्रिया के दौरान रोहन रोने लगता है, तो यह देखकर उसके पिता उसे कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं है। तो ये कथन क्या कह रहा है, तो पिता क्या कर रहा है, ये उस बच्चे को कह रहा है कि तुम लड़कियों वाला व्यवहार कर रहे हो, लड़कों वाला नहीं है, लड़के रोते नहीं है। तो एक तरह से वो रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है पिता, जो परंपराएं पहले से चली आ रही है उन परंपराओं को बढ़ावा दे रहा है। जब हम पहले से चली आ रही परंपराओं को बढ़ावा देते हैं उसे रूढ़िवादिता कहते हैं, ध्यान रखना। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है, वो चुनौती नहीं दे रहा है, वो तो उन्हें बढ़ा रहा है। तो ये तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है, ये बात सही हो सकती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, तो समानता को तो कहाँ बढ़ावा दे रहा है, वो तो भेदभाव वगैरह को बढ़ा रहा है। लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि भेदभाव वगैरह को तो वो बढ़ा रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में, देखो हमने बात की थी प्रगतिशील कक्षा की, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, प्रगतिवादी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा होती है। तो उसकी हमने बातें की थी, पहली यूनिट में की थी ये सारी बातें। तो अब वो जो पहली है दूसरी यूनिट में, तो अब वो जो क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रगतिशील कक्षा में क्या क्या चीज़ें होंगी। विद्यार्थियों को उनके एकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखो नामांकित हम नहीं करते, नामांकित करने का मतलब होता है टैग लगाना कि तुम्हारे इतने अंक, तुम्हारे इतने अंक, तुम्हारे अंक कितने अंक, उससे भेदभाव बढ़ेगा। नामांकित नहीं करते हम। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना, ये बात भी गलत है। हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो लचीला होता है, अटल नहीं होता। तो अटल का पालन हमें नहीं करना। अटल का पालन करना मतलब जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है बस वही बताना, उसके एक्स्ट्रा बच्चों को कुछ नहीं बताना।
विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये बात भी गलत है। ज़्यादा हम बच्चों में भेदभाव कंपटीशन नहीं बढ़ाते, हम उनमें सामूहिकता की भावना बढ़ाते हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना, ये बात सही है। इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। हम बच्चों को खुद मौके दे रहे हैं, कुछ आप खुद खुद करो और करके सीखो, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान न करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अब देखो, एक गतिविधि के दौरान छात्र संघर्ष कर रहे हैं, प्रदान न करने का, ये न लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अधिगम को बच्चों को प्रेरित करेगी, पाठ ढांचा का काम। अच्छा, ये न नहीं है यहाँ पर, ये न नहीं है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक अध्यापिका क्या कर रही है, देख रही है कि कुछ बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, किसी काम को करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो अध्यापिका क्या, क्यों, कैसे ऐसे क्वेश्चन करती है बच्चों से। इससे क्या होता है, बच्चे अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये एक्टिविटी क्या है, टीचर जो कर रही है वो कौन सी एक्टिविटी है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, गलत बात है। अधिगम की प्रक्रिया में तो ये फायदेमंद है, बच्चों को उनके जो एम है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उनका, वहां तक ले जा रही है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, या अनुप्रेरित निष्प्रेरित, मतलब अधिगम के लिए उन्हें प्रेरित नहीं, उल्टा बच्चों को अधिगम न करने के लिए प्रेरित करेगी, ये बात भी गलत है। अभी प्रेरणा होता है, एक ये अनुप्रेरित मतलब बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ये कर सकती है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था जब हम बच्चों की सहायता करते हैं वो पाठ होता है, उसे हम पाठ ढांचा वगैरह बोल देते हैं, स्कैफोल्डिंग। छात्रों में प्रत्याव्यवहार निकास मतलब नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करेगी, ये बात भी गलत है। तो इसका सही आंसर हमारा 3 हो जाता है। यहाँ से न हटा लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका ये जो न है ये आप हटा सकते हैं, या फिर मैं इसको हटा कर ही अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम माइक्रो क्लासेज ही है, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर माइक्रो क्लासेज। ये इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, गलत बात है। जहां पर भी परिवार या घर आ गया वो प्रथम कारक होता है, ध्यान रखना। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, सही बात है। और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, ये बात सही है। हमारा जो प्राथमिक कारक जो होता है समाजीकरण का वो परिवार ही होता है। मैंने आपको रेगुलर क्लासेज में अच्छे से बताया था समाजीकरण के बारे में। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, गलत बात है। विद्यालय तो हमारा द्वितीय कारक है समाजीकरण का। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है समकक्षी, गलत बात है। समकक्षी का मतलब होता है जो हमारी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी समान कक्षा में हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हम समकक्षी बोलते हैं, कि एक ही कक्षा में हम बैठे हुए हैं। तो हमारी क्लासरूम मतलब विद्यालय, वो प्राथमिक कारक है, ये बात भी गलत है। तो ये सारे सही हो जाते हैं, इसका सही गलत हो जाते हैं। इसका सही आंसर है 2। विद्यालय तो हमारा द्वितीय कारक है, लेकिन परिवार हमारा प्राथमिक कारक है, ध्यान रखना। प्राथमिक कारक सिर्फ परिवार होता है, बाकी सब द्वितीय कारक होते हैं हमारे समाजीकरण के। बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ा था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस चीज पर जोर देता है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये बात तो गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हमें सब में होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है। जो केवल वाले होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, ये सही नहीं होते। तो जो बुद्धि लब्धि है वो वस्तुनिष्ठ के द्वारा नहीं, व्यक्तिनिष्ठ के द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। अब एक आयाम की जो बुद्धि है वो गलत बात है। इसने क्या कहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब बहुत सारी बुद्धियां हैं, सारी अलग अलग हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग में काम कर रही हैं, हल्का फुल्का उनमें रिलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक आयाम की जो बुद्धि है वो दूसरी बुद्धियों को सबको प्रभावित कर देगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं, ये बात सही है। हमारी बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं, सारी अलग अलग है, मतलब बहुत सारी बुद्धि हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहेलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। देखो, जो हमारा हमने नैतिक विकास के सिद्धांत पढ़े थे, नैतिक विकास के सिद्धांत में हमने कोहेलबर्ग का सिद्धांत भी पढ़ा था, पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था। तो कोहेलबर्ग के सिद्धांत में क्या था, 3 अवस्थाएं थी बच्चों की। पहली अवस्था में बच्चों को नैतिकता की जानकारी नहीं होती, दूसरी अवस्था में बच्चे दूसरों की नैतिकता को दर्शाते हैं, तीसरी अवस्था में बच्चे खुद की नैतिकता को दर्शाते हैं। कोहेलबर्ग का ये सिद्धांत था। तो इसमें क्या कर रहा है, बच्चे किसी काम को कर रहे हैं क्योंकि दूसरों ने इसे करने के लिए कहा है, दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं, तो बच्चे दूसरों की नैतिकता दर्शा रहे हैं। तो कौन सा चरण है ये, अमूर्त संक्रियात्मक या तो पियाजे वाला है, पूर्व प्रथापूर्व, प्रथागत या उत्तर। तो पूर्व परंपरागत या परंपरागत या उत्तर परंपरागत, इन्होंने परंपरागत की जगह प्रथागत लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सीटेट कर देता है थोड़ा बहुत। तो पूर्व वाले में तो बच्चे क्या करते हैं, पूर्व प्रथागत में उनके पास नैतिकता होती नहीं है, प्रथागत में बच्चे दूसरे की नैतिकता दर्शाते हैं और उत्तर में खुद की। तो यहाँ पर दूसरे वाली दर्शानी है हमें, मतलब दूसरे किसी काम को करने की स्वीकृति करते हैं तभी हम उस काम को कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में, विकास बहुआयामी होता है, सही बात है। विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है, गलत बात है। अलग अलग जो कल्चर है वहाँ पर विकास अलग अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। इंडिया में जो बच्चा है उसका विकास अमेरिका के बच्चे से अलग होगा। केवल, ये जो केवल वाले हैं ये तो नेगेटिव होते हैं, इन्हें तो काट देना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव से मतलब अगर हमारे यहाँ पर नहीं आया है तब हम इन नेगेटिव को ढूंढेंगे, अगर नहीं आया नहीं है तब इन पॉजिटिव को ढूंढेंगे। तो ये नेगेटिव होते हैं। हमें क्या है, पॉजिटिव ढूंढना है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला सही है, सही आंसर इसका 1 हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक एक सिद्धांत दिया था, उसमें अधिगम की प्रक्रिया में उसने किस चीज पर जोर दिया था, वाइगोत्स्की ने। पियाजे ने वातावरण के साथ क्रिया पर जोर दिया था, वाइगोत्स्की ने किस पर जोर दिया था, संतुलितकरण, सांस्कृतिक उपकरणों या गुणारोपण, अभिप्रेरणा। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो शब्द हैं ये वाइगोत्स्की के साथ जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, बच्चे का जो सीखना है, विकास है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो बच्चे जो अपने मस्तिष्क में, संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि, तो अपने बुद्धि में जो संरचनाएं बना लेते हैं, जीन पियाजे उसे क्या कहते हैं, स्कीमा हो सकता है, क्योंकि जीन पियाजे यही कहते हैं, बच्चे जो भी देखते हैं उसकी एक संरचना बना लेते हैं अपने बुद्धि में, उसे स्कीमा कहते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, तो ये तीनों चीजें पियाजे के साथ जुड़ी ही नहीं है, पियाजे के साथ बस पहली जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर हमारा 1 हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, तो ये 4 अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के। अब इसमें हमें बताना है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। इस अवस्था में बच्चे घर से बाहर निकल गए हैं लेकिन स्कूल में नहीं गए हैं, ध्यान रखना। ये पहचान मैंने आपको बताई थी, ये पहचान करने से ना आपके काफ़ी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, अपने आप पे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हमने क्या पहचान कर ली, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे घर से तो निकल जाते हैं, बोलने चलने लगते हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। ये कौन सा, 2 से 6 साल के बीच का जो पीरियड होता है वो होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 6 या 2 से 7 जो भी आप कहना चाहें। तो संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की अक्षमता ये नहीं आएगी, इस टाइम तक ये नहीं आती, क्योंकि क्रमबद्ध करने के लिए हमें नंबर चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीक्वेंस में लगाने के लिए। बच्चे स्कूल में जाएंगे तभी तो नंबर सीखेंगे, उससे पहले तो नंबर जानते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इस अवस्था में। अमूर्त सोच, अमूर्त सोच तो हमारी किशोर अवस्था में आएगी, जब बच्चे 18 साल के 15-16 साल के हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। विचार सोच में केंद्रीयकरण, ये हो सकता है कि बच्चे घर से बाहर निकले हैं तो सोच में उनकी केंद्रीयकरण होने लगा है, कि सोच उनकी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अटकने लगी है, वे उस चीज़ के बारे में सोचने लगे हैं, ऐसा हो सकता है। घर से बाहर निकले, नई नई चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में एक चीज़ देख रहे हैं, उसी पर फोकस कर रहे हैं, ये हो सकता है। परिकल्पित निगमनात्मक है, मतलब परिकल्पित मतलब कल्पना कर रहे हैं हमें,
तो कल्पना भी नहीं कर सकते, बच्चे घर से तो बाहर निकले हैं, कल्पना तो जब करेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से करने से आपके ये क्वेश्चनों के आंसर सही हो जाते हैं अपने आप ही। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था में बच्चे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ये हमारा एक्ट आया था हैंडीकैप्ड्स के लिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग करना उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में देखो आ जाता है ये, क्योंकि इसे आप समझ नहीं सकते, इसे आपको रटना पड़ेगा। तो जो हमारा ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम आया था, एक्ट आया था हमारे जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए, उसमें इसमें बताया गया था कि जो आपके पास कोई विकलांग बच्चा है तो उसके लिए किस शब्द का आप यूज कर सकते हैं। तो वो था छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इसका तो फोर्थ आंसर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है और उसे कौन से शब्द का यूज कर सकता है। एक टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो उसके पास कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है तो वो क्या कहेगा उसे, विकलांग, हैंडीकैप्ड या अशक्त बच्चा क्या कहेगा उसे। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये कहकर वह कह सकता है कि वह छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है वो खड़ा हो जाए या वो इस क्वेश्चन का आंसर दे। इस तरह के शब्दों का यूज कर सकता है एक टीचर। नेक्स्ट है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है। ये आप देखो, जन्म से किशोरावस्था तक है, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, ये पियाजे वाला है। ये क्वेश्चन पियाजे के सिद्धांत से आया हुआ है। पियाजे ने क्या कहा था, पहले संवेदी प्रेरक अवस्था आएगी, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीच में एक और आती है आपकी, लेकिन यहाँ पर ये 3 ही लिखी हुई है। तो पहले संवेदी प्रेरक आएगी, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा मतलब जो अच्छी कक्षा है हमारी, आधुनिक समय के अनुसार है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये सही ऑप्शन हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हम जो अपनी प्लानिंग करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारी क्लासरूम में अलग अलग बच्चे हैं, ये जो परियोजना है इस परियोजना को बोलते हैं योजना बनाना। टीचर योजना बना रहा है पढ़ाने के लिए, उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगी हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता है। सही बात है, क्योंकि जितने प्रकार के बच्चे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, गलत बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हर जगह होती हैं, तुम्हें बाधा नहीं बनती। अध्यापक के पक्ष में असफलता, गलत बात है कि अध्यापक असफल हो जाए हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता कारण, ये बात गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, समूह नहीं बनाते हम बच्चों का, ये वैसे ही गलत है, क्योंकि अगर हम समूह बनाएंगे बच्चों में भेदभाव बढ़ेगा, भेदभाव नहीं बढ़ाते हम बच्चों में। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर इसके एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए या किस चीज पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो शारीरिक विकलांग हो, चाहे उसे दिखता नहीं हो, चाहे वह इंटेलिजेंट हो, चाहे वह सामान्य हो, सब बच्चे एक साथ एक कक्षा में पढ़ेंगे जिससे उनमें सामाजिकता के गुणों में वृद्धि हो। अब जो हमारी समावेशी कक्षा है उसमें किस चीज पर हमें जोर देना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हमें अवसर प्रदान करने चाहिए, ये बात सही हो सकती है। हर बच्चे में अपनी अपनी कैपेसिटी है, उसको हमें अधिकतम तक पहुंचाना है, उस कैपेसिटी को बढ़ाना है, उस पर जोर देना है, तो ये बात सही हो सकती है। हम नहीं कह रहे कि यही ऑप्शन सही है, बस हमने इस पर टिक लगा दिया कि सही हो सकता है ये। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर गलत है कि हम ऐसे लक्ष्य बना लेंगे कि बच्चे को प्रदर्शन से मतलब है यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन दिखाना, एकेडमिक्स में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अच्छे नंबर वगैरह लाना, ये प्रदर्शन वो होता है हमारा। प्रदर्शन हमारे जो लक्ष्य है कि बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करे, बस हम उस पर ध्यान देंगे, ये गलत है। अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर मतलब ज्यादातर हम एक जैसे निर्देश बच्चों को देंगे, समरूपी समान रूप के निर्देश बार बार बच्चों को देंगे, गलत बात है। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव भी नहीं करते हम। अलगाव मतलब सामाजिकता के आधार पर हमने बच्चों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग नहीं करते हम, बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, उन्हें मेल जोल की भावना बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अब बच्चों में समस्या समाधान करना है हमें, बच्चों की
जो बच्चों में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, या बच्चों के जो कौशल्स होते हैं, बच्चों के पास काफ़ी स्किल्स होती हैं, तो उन स्किल में एक स्किल होती है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान करना है। तो वो समस्या समाधान वाली जो स्किल है उसको कैसे बढ़ाएंगे आप? डर की भावना पैदा करके गलत बात है, डराना नहीं होता हमें बच्चों को। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, देखो ये नेगेटिव होता है, बार बार हम अभ्यास किसी चीज़ का नहीं कराते हैं, क्योंकि बार बार अभ्यास करना व्यवहारवाद होता है, व्यवहारवाद पर हम बढ़ावा नहीं देते, व्यवहारवाद पर बल नहीं देते, हम संज्ञानवाद पर, रचनावाद पर बल देते हैं। तो बार बार अभ्यास करना, बार बार किसी चीज़ को करना, ये अच्छा नहीं होता। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये भी बात गलत है। ये जो अटल शब्द है ये भी नेगेटिव होता है। हम किसी एक चीज़ को ही बढ़ावा दे रहे हैं, बस अटल, जो हमारा एक पैटर्न है उसको ही हम अटल मान लिया, हमने यही फॉलो करना है बच्चों को। हल्का सा भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चे इधर उधर गए तो हम गलत कर देंगे उसे, तो वो चीज़ गलत है। इससे तो बच्चों में क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी नहीं, इससे तो रटना बढ़ेगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों मतलब एक ही रूप की चीज़ है हमारे पास कोई, उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसका ये हो सकता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, जैसे मान लेते हैं हम, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि बाकी तो देखो सारे गलत हैं, तो इसका ये भी इतना सही नहीं जा रहा लेकिन सही है। जैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, बच्चों को हमने करने के लिए दिया, तो उसके जैसी और क्वेश्चंस भी हम बच्चों से कराएं समरूप हो, उसी तरह के और चीज़ों को हम बढ़ावा दें क्लासरूम में, तो उससे बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है, वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमारी इन जो ये ऑप्शन पहले तीन है, ये तीन तो देखो गलत ही हो गए, तो फोर्थ बच्चा ये अपने आप ही सही हो जाएगा। और इसमें यही बात लिखी हुई है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है हमें, जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड और ऐसी ही समरूप और ऐसी ही चीज़ें और बताएंगे, तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और समस्या समाधान बढ़ेगा। इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखो नहीं वाला आया है, इसमें हमें नेगेटिव देना है, नहीं वाला है, ध्यान रखना। तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते हैं मतलब बच्चे, अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखने में बच्चों को कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, उस कंडीशन में टीचर को क्या नहीं करना है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, देखो उसे टीचर को नहीं करना होता। ये बात, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना गलत होता है, तो ये चीज़ नेगेटिव है हमारी। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल कठोर संरचना है उनका हमें प्रयोग इतना नहीं करना होता, बस हमने टिक लगाया, बाकी आगे देखेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का तो इस्तेमाल हमें करना होता है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल हम करेंगे, वो तो अच्छा होता है। संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का भी इस्तेमाल हमें करना होता है, जो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है हमारा सब्जेक्ट, उसमें जो तरीके हमें बताए हुए हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है उनका तो इस्तेमाल हम करेंगे। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, इसे भी हम बनाएंगे कि हर बच्चे के अनुसार अलग अलग शैक्षिक योजना बनाएंगे, फिर उन्हें अलग अलग पढ़ाएंगे, ये भी अच्छा होता है, बच्चे अच्छे से समझते हैं। तो हम क्या नहीं करते पढ़ाने में, ये नहीं करते। तो जटिल संरचनाएं जो होती हैं हमारे आकलन वगैरह की, जो कठिन कठिन संरचनाएं, कठिन कठिन विधियाँ हैं, उनका प्रयोग करेंगे, वो नहीं करते बच्चों पर, हम सरल सरल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमें देखो नहीं नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव कौन सा है इसका, एक है, इसका सही आंसर एक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें पॉजिटिव, ये सारे ऑप्शन तो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है ये तो हम सब करते हैं। और वहाँ पर हमें पूछा गया कि क्या चीज़ हम नहीं करते, तो ये नहीं करते, तो हम ये वाला उत्तर देंगे। तो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से हमें सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। क्रिएटिविटी, संरचनात्मकता, कोई बालक संरचनात्मक है, कोई बालक क्रिएटिव है, कैसे पहचान करेंगे। असतर्कता, फर्स्ट ऑप्शन है इसका असतर्कता। असतर्कता का मतलब ऐसा बालक सतर्क नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ ढीला ढाला, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। कम परिज्ञानता बोधगम्यता, मतलब बच्चे कम समझ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता सर, क्रिएटिविटी का एक लक्षण कि बच्चे समझ ही कम रहे हैं। अपसारी चिंतन, ये हो सकता है। अति सक्रियता, देखो ये भी गलत है। अति सक्रियता मतलब बच्चे गड़बड़ करेंगे, गलत करेंगे। हाइपर एक्टिवेशन भी गलत होता है, ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं, बैठ ही नहीं रही हैं, तो वो तो एक बीमारी बन जाती है, ADHD जिसे हम कह देते हैं। लेकिन अति सक्रियता एक अच्छा पॉइंट नहीं होता। अपसारी चिंतन, जब मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा था मैंने आपको बताया था, जो क्रिएटिविटी है अपसारी चिंतन है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है,
ये जो चीज़ें हैं, मौलिक चिंतन है, ये चीज़ें हमेशा एक साथ जाएंगी। तो अब सारी चिंतन, सृजनात्मकता, ये एक साथ जाएगी। तो 25वें का ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग समाज से हमारे पास बच्चे आए हुए हैं। अब एक टीचर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को, इन जो सीटेट क्वेश्चन देता है ना, इन्हें समझना बड़ी बात होती है कि उनका अर्थ हम निकाल लें। एक हमारे लिए तो समस्या यही होती है, सही अर्थ ही नहीं निकलता इनका। तो क्या है ये क्वेश्चन कि अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आए हुए हैं हमारे पास, अलग अलग समाज से। अब एक टीचर क्या करेगा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करेगा वह जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। देखो, नकारात्मक मतलब गलत, रूढ़िबद्ध विचारों को मजबूत कर रहे हैं, ये तो चीज गलत है। जो नेगेटिव हमारे विचार हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, ऐसे बात कहेगा टीचर, वो तो गलत हो जाता है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत वह टालेगा, ये भी गलत है। हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आए हुए हैं, तो हमें तो विविधता वाली बातें करनी है कि एक समाज में ऐसे भी होता है, एक समाज में ऐसे भी होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विविधता वाली बातें टीचर टाल देगा, वो तो गलत हो जाएगा। विविध विन्यासों के उदाहरण लेगा, ये बात सही है। विविध विन्यासों मतलब अलग अलग जगह से वह उदाहरण लेगा, ये चीज सही है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग जगह के बच्चे आए हुए हैं, तो हम अलग अलग जगह के उदाहरण लेंगे। सभी बच्चे समझेंगे कि हमारा टीचर तो हमारी जगह का है, हमारे भाई बहन है, उसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, तो ऐसे से काम चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, ये जो मानकीकृत शब्द होता है, ये शब्द तो अच्छा होता है। बीएड जब मैंने आपको पढ़ाई थी, बीएड की क्लासेज अगर आपने मेरे से ली हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था मानकीकृत शब्द, मानकीकृत संदर्भित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। जो मानकीकृत परीक्षण होता है, ये तो अच्छा वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। मानकीकृत का मतलब होता है बिल्कुल भी गलती न हो कहीं पर, अच्छी चीज मतलब कोई। लेकिन बच्चे तो गलतियां करेंगे ना, बच्चे का तो काम ये गलती करना, गलती करते करते तो सीखेंगे। तो बच्चों के साथ हम इस मानकीकृत शब्द को नहीं लगा सकते, ये एक्सपर्ट्स का काम होता है मानकीकृत। तो ये चीज बच्चों के संदर्भ में गलत हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, एक टीचर क्या करेगा, और सही हमारा यही आया है, तो इसका सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अब देखो, बच्चों को टीचर ने कोई काम दिया है, बच्चों ने उस काम को किया। अब टीचर ने देखा कि बच्चों ने कुछ गलतियां की हैं। अब जो टीचर है उन गलतियों का एनालिसिस करेगा। क्यों करेगा एनालिसिस, वो हमें बताना है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। जो ये केवल वाले होते हैं ना, ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव, तो इसे हम काट देंगे। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, ये बात गलत है। दंड तो हम बच्चों को बिल्कुल भी देते नहीं है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये बात सही है। अगर जो मैडम है, जो हमारे टीचर है, उसे त्रुटियों की समझ होगी कि उसके बच्चे कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, तो वो अर्थपूर्ण है सिखाने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास लेगी, वो उसी बेसिस पर लेगी। तो जो बच्चे गलती करते हैं वे अर्थपूर्ण होती है, उनका एक महत्व होता है अपना, उससे टीचर अपनी स्किल्स, अपनी पढ़ाने के तरीके को सुधार लाता है उसमें। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करेगा। देखो, अलग नहीं करते हम बच्चों को कभी भी हम अलग नहीं करते, एक साथ बैठाते हैं एक जगह पर। तो इसका हमें क्या बताना है, पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव ये है कि एक टीचर ये काम करेगी, अगर कोई बच्चे गलतियां कर रहे हैं, उसका मतलब है गलतियां उनकी अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चे अभिप्रेरित हो रहे हैं, टीचर ने अभिप्रेरणा दी है उन्हें, बच्चे प्रेरित हो गए। अब वो कैसे बनी रहेगी, क्या काम एक टीचर करे कि बच्चे प्रेरित ही रहें। यंत्रवत याद करना, यंत्रवत याद करने का मतलब होता है रटाना। बच्चों को रटाते नहीं हैं हम, बच्चे को दंड भी नहीं देते हैं हम। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर ये हो सकता है कि जो बच्चों के एक्सपर्ट बनने के लक्ष्य हैं उन पर हम जोर देंगे, हो सकता है। ये पूरा सही नहीं होता, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं बनाते हम बच्चों को, फिर भी ये उत्तर हो सकता है, हमें नहीं पता। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, अब देखो ये भी हो सकता है कि बच्चों को हम बहुत आसान क्रियाकलाप दे रहे हैं, उससे प्रेरित रहेंगे, लेकिन इसमें से ये गलत है। ये दोनों हमें सही से लग रही हैं। सीटेट में ऐसा होता है कि वो 2 ऑप्शन सही से लग जाते हैं आपको, लेकिन उन दोनों में से आपको बेस्ट चूज करना होता है। तो 28वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है ये। क्यों?
अब देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों को हमें प्रेरित रखना है। पहला तो है बहुत आसान आसान काम देंगे, बच्चे प्रेरित रहेंगे, या फिर एक्सपर्ट बनने के लक्ष्य लेकर चलेंगे कि हम इन बच्चों को एक्सपर्ट बनाएंगे, आज नहीं तो फिर कभी बनाएंगे, तो उन लक्ष्यों को लेकर चलेंगे। तो पहला सही कौन सा हो जाएगा हमारा, वो एक्सपर्ट बनने वाला। क्योंकि अगर हम ज़्यादा आसान आसान कार्य बच्चों को देंगे ना, तो बच्चे इंटरेस्ट खो देंगे उसमें, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खो देते हैं बच्चे कि इसको तो मैं कर ही लूँगा, दूसरा देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शर्मिंदगी, मतलब बच्चे शर्मिंदा हो रहे हैं, उसका क्या अर्थ है। अब शर्मिंदगी के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट चयन करना है। शर्मिंदगी के भाव को अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में बारंबारता से पैदा करना चाहिए, गलत बात है। देखो शर्मिंदगी मतलब बच्चे की इंसल्ट कर दी हमने, बच्चे इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं, उसको शर्मिंदगी बोलते हैं। अगर टीचर बच्चों की इंसल्ट करेगा ना, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है। तो शर्मिंदगी के भाव को हमें पैदा नहीं करना क्लासरूम में। शर्मिंदगी का संज्ञान के साथ संबंध नहीं होता, ये बात भी गलत है। शर्मिंदगी क्या है हमारा, इमोशन है, एक इमोशन। हमने इमोशन पढ़े थे अपने संवेग, हिंदी में से संवेग बोलते हैं, संवेग। और जो संवेग है और जो संज्ञान है हमारा, एक शब्द है हमारा संज्ञान, मतलब बुद्धि, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, संवेग और संज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी बच्चे के जो संवेग है वे स्थिर नहीं होंगे, या तो वह उत्तेजित होगा या हताश निराश होगा, तो संज्ञान, संज्ञान का मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी बच्चे की, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। संवेग का अस्थिर होना मतलब बुद्धि का अस्थिर होना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, गलत बात है ये तो। शर्मिंदगी एक संवेग है, संज्ञान हमारा बुद्धि है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कभी आपने ऐसा देखा होगा, अगर टीचर ने आपकी इंसल्ट कर दी तो उसके बाद आप नहीं पढ़ पाते, पूरा दिन आपका खराब चला जाता है वो, क्योंकि इंसल्ट की आपकी, शर्मिंदा हो गए आप, और शर्मिंदा होने के बाद आपका क्या हुआ, पूरा दिन खराब हो गया, बुद्धि ने भी आपके काम नहीं किया। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये बात गलत है। सही है ये बात है, शर्मिंदगी का हमारी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करती है, ये बात गलत है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। शर्मिंदा अगर बच्चे हो गए तो उनकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। मतलब एक टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है अच्छे से, तो कौन सा सबसे इफेक्टिव तरीका है। नकल करना, दोहराना, ये बात गलत है, क्योंकि नकल करना दोहराना व्यवहारवादी कहते हैं, व्यवहारवाद को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते। विषय वस्तु को यंत्रवत रटना, ये बात भी वही है, रटना, बार बार प्रयास कर किसी चीज़ को रटना, बात गलत है ये भी। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये हो सकता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच खुद कोई रिलेशन ढूंढ रहे हैं, इसमें क्या है, बच्चे एक्टिव हैं, और हम बच्चों को एक्टिव रखने पर ही बल देते हैं। बिना विश्लेषण के आकलन करना, मतलब हम अवलोकन करना। ज़्यादा बच्चों को ज़्यादातर हम कोई विश्लेषण वगैरह करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, या टीचर भी विश्लेषण नहीं कर रहा है बच्चों का, ये बात गलत है। तो इसका सही हो जाएगा हमारा तीसरा। बच्चों के सीखने सिखाने में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिलेशन ढूंढना, बच्चों को एक्टिव रखना है, कोई भी ऐसा काम करना है जिससे बच्चा एक्टिव रहे। तब ये देखो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आज हमने कवर किए। आई होप इसको आप अच्छे समझ पाए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, माइक्रो क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सीटेट की, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस जो भी मैंने ली हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर क्लास का हिंदी इंग्लिश एसएसटी वगैरह वगैरह, हिंदी इंग्लिश जो आपकी ईवीएस वगैरह होती है, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस सेट था हमारा सीडीपी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये सारे सीटेट में आए हुए हैं। तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट्स और आएंगे, इसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश दूसरी क्लासेज है उनके प्रैक्टिस सेट सब चलेंगे, क्योंकि एक महीना प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे, पेपर आ रहा है नज़दीक। प्रैक्टिस सेट से जो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप इसे आप बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। सीटेट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।